हेलो एंड वेलकम टू स्टिंग्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे हम बायोलॉजी रिलेटेड सारे टॉपिक्स को बहुत ही इजीली डिस्कस करते हैं। इस प्लेलिस्ट में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज रिलेटेड टू प्लांट्स डिस्कस कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंटिफिक स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। ज्यादातर क्रॉप्स जो होती हैं वो साल में एक ही बार हार्वेस्ट करी जाती हैं और बाकी पूरे टाइम अवेलेबल रहने के लिए उनको स्टोर करने की जरूरत होती है ताकि उनकी रेगुलर सप्लाई रह सके, चाहे सीजन चल रहा हो चाहे ना सीजन चल रहा हो। ठीक है, और ऐसा करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उन क्रॉप्स को अच्छे से स्टोर कर पाएं और हम लोग इंश्योर कर पाएं कि जो क्रॉप्स स्टोर हुई हैं वो सही सलामत रहेंगी मार्केट या फिर कस्टमर्स तक पहुंचने के टाइम तक। ठीक है, तो स्टोरेज 3 स्टेजेस में करी जाती है। रूरल स्टोरेज जो कि प्रोड्यूसर और फार्मर के लेवल पे होती है, मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है फिर जो फार्मर है जो खेती कर रहा है वो स्टोर करता है। फिर उसके बाद एट ट्रेडर्स लेवल, मतलब जो लोग बीच में जो बेच रहे हैं वो लोग स्टोर करते हैं। और ये लोग कहाँ पे स्टोर करते हैं? गनी बैग्स में जो बोरे वगैरह होते हैं। और फिर थर्ड हो गया एट द लेवल ऑफ FCI या फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये लोग ग्रेन्स को स्टोर करते हैं इन सीलोज। सीलोज अभी हम लोग आगे देखेंगे, इक्विपमेंट है जिसमें स्टोरेज का काम होता है। बट इसके बाद ये देखो कि स्टोरेज जरूरी क्यों है। ज्यादातर क्रॉप्स अभी मैंने बताया कि साल में एक ही टाइम पे हार्वेस्ट होती हैं और बाकी टाइम ऑफ सीजन होता है तो हम उसे ग्रो नहीं कर पाते। तो कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टोरेज करना जरूरी है। ठीक है, पहला क्या हो गया? एक तो क्रॉप्स हो गए सीजनल और इनकी अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द ईयर रहे, चाहे सीजन चल रहा हो चाहे ना सीजन चल रहा हो, वो चीज़ हम लोगों को मिल सके। तो इसके लिए हम फूड को स्टोर करके रखते हैं। कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करना हो, कौन सी जगह पे? जहाँ पे कोई नेचुरल कैलेमिटी आई हो, जैसे कि ड्रॉट आ गया, फ्लड्स आ गई। जब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया या फिर कहीं पे बाढ़ आ गई तो फिर वहाँ पे कैसे पहुंचेगा? तो वहाँ पे तो खाने पीने का सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई। तो उसके लिए देश के अलग अलग एरिया से वहाँ पे सप्लाई की जाती है। थर्ड रीजन, स्टोरेज की फैसिलिटी को डेवलप करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो स्टोरेज के टाइम पे जितनी भी हमारा फूड प्रोडक्ट है उसको इंसेक्ट और इस टाइप की सारी चीजें खराब कर देंगी। तो हमने जो स्टोरेज की है वो सब बेकार हो जाएगी, सारी फसल बेकार हो जाएगी। और फोर्थ, हम लोगों को एक बफर स्टॉक रखना जरूरी है कि कभी नेशनल लेवल पे कोई भी क्राइसिस आती है, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटी या फिर क्रॉप फेलियर हो गया पूरा का पूरा, तो उस केस में हमारे पास एक अच्छा खासा स्टॉक रहना चाहिए, जिसे हमने बोला बफर स्टॉक। और ये भी एक रीजन है कि स्टोरेज की फैसिलिटीज को इंक्रीज करना क्यों जरूरी है। अब एक बार देखते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो कि डैमेज करते हैं हमारे स्टोर्ड ग्रेन्स को। तो ऐसे कई सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारा जितना भी फूड मटेरियल है वो स्पॉइल होता है या फिर हो सकता है। ठीक है, वेस्टेज हो सकती है। अबाउट 9.3% ऑफ द फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री इज लॉस्ट एवरी ईयर। क्यों लॉस्ट होते हैं? क्योंकि इनएडिक्वेट और इम्प्रॉपर स्टोरेज की फैसिलिटीज हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ये वेस्टेज के? बायोटिक यानी कि लिविंग फैक्टर्स एंड एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर कौन से हो गए? लिविंग फैक्टर्स। इसमें क्या क्या आ गया हमारा? इंसेक्ट्स आ गए, रोडेंट्स आ गए। रोडेंट्स मतलब चूहे, हाउस रैट हो गया, हाउस माउस हो गया, स्ट्रिप्ड स्क्वेरल हो गई, गिलहरी। ठीक है, और अलग अलग टाइप के चूहों की प्रजातियां। और क्या क्या चीजें आ गई? इंसेक्ट, रोडेंट्स। बर्ड्स आ गई जैसे कि स्पैरो, पैराकीट, बुलबुल, ब्लू रॉक पिजन, क्रो एटसेट्रा। और माइट्स एंड बैक्टीरिया। माइट्स मतलब और छोटे छोटे कीड़े, और बैक्टीरिया से तुम्हें पता ही है। इसके बाद एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से आ गए? देखो, पहला हो गया टेम्परेचर। एबायोटिक में हम लोग देखेंगे वो फैक्टर जो कि नॉन लिविंग है। तो टेम्परेचर हो गया, फूड जहाँ पे स्टोर हुआ है उस जगह का टेम्परेचर अगर फेवरेबल नहीं होगा तो फिर वो वेस्टेज करा देगा। मॉइस्चर कंटेंट्स ऑफ द फूड ग्रेन स्टोर्ड। फूड ग्रेन जो हमने स्टोर किया है उसमें कितना मॉइस्चर है। ठीक है, ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर, हवा में नमी कितनी है, और जिस कंटेनर में स्टोर किया गया है क्या उसका मटीरियल सुटेबल है या नहीं है। और अगर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर कंबाइन होते हैं तो लॉस होता किस किस तरीके से, मतलब हमें कैसे हम लोग देखते हैं कि फूड ग्रेन का लॉस हो गया फिर वेस्टेज हुई। तो पहला पॉइंट हो गया इन्फेस्टेशन ऑफ इंसेक्ट्स। अगर इंसेक्ट लग गए तो हम बोलते हैं कि वेस्टेज हो गई। फिर उसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, हमारे जो फूड ग्रेन्स बने हैं उसकी क्वालिटी ही खराब है। थर्ड, वेट लॉस। वेट लॉस मतलब उसका कंटेंट ही कम है। फोर्थ, पुअर जर्मिनेबिलिटी व्हेन यूज्ड एज सीड्स। फूड ग्रेन्स जो हमने लिए जो कि हमारे अनाज के दाने हैं उससे हम लोग एक नया प्लांट भी तो उगा सकते हैं, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वो सीड कैपेबल ही नहीं होता कि वो अच्छी फसल कर पाए। तो ये भी एक साइन होता है कि हमारे स्टोरेज के टाइम पे चीजें खराब हो गई थी। फिफ्थ, डिस्कलरेशन। जो कलर ओरिजिनली होना चाहिए था वो कलर नहीं रहा और फसल स्टोरेज के टाइम पे खराब हो गई। और एक और, पुअर मार्केटेबिलिटी। जब आप सामान खरीदते हो तो आप कहते हो ना कि ये वाला गेहूं तो बेकार है या फिर ये वाली चीज खराब आई है, तो आपको मार्केट से भी पता पड़ता है कि स्टोरेज के टाइम पे दिक्कत थी और जो भी चीज स्टोर की गई थी, चाहे फूड ग्रेन था, चावल था, वो खराब हो चुका है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि प्रोडक्शन और वैरायटी इंप्रूवमेंट के साथ साथ हम क्रॉप प्रोटेक्शन पे भी उतना ही ध्यान दें जितना हमने पीछे की दोनों चीजों पे दिया है। वरना क्या होगा, हम लोग प्रोड्यूस अच्छे से कर लेंगे, वैरायटीज अच्छी अच्छी ले आएंगे, लेकिन स्टोरेज अगर सही से नहीं कर पाएंगे, अगर प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे तो फिर एंड में लॉस और डैमेजेस ही देखने को मिलेंगे हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो।
आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं हम लोग स्टोरेज के टाइम पे। अगर किसी का भी कोई डाउट है देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।